मार्केट नजर आएगा, कभी गिरता हुआ, इस तरह से चलेगा। जब चढ़ रहा है तो आप खुश हो रहे हैं, जब गिर रहा है तो नाराज हो रहे हैं, इस तरह से चलता रहेगा, खुशी नाराजगी चलता रहेगा। लेकिन जब बाद में 10, 15, 20 साल के बाद स्टेटमेंट देखेंगे ना, फर्रा निकाल के बैठेंगे, तो पता चलेगा जब जब नाराज हो रहे थे ना, तभी वेल्थ क्रिएशन हुआ, क्योंकि यूनिट आपको ज्यादा मिला। इसके लिए आप जो ओल्डेस्ट SIP हो, StarSIP.in में जाइए। ओल्डेस्ट SIP में मैं यहाँ पे फंड कोई भी चुन सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने निप्पॉन ग्रोथ फंड चुना है मिड कैप कैटेगरी में। जो आपके पास है उसको आप देख सकते हैं। 10 रुपया से शुरू हुआ था, 95 से ये शुरू हुआ। और तब जब आप देखेंगे कि 10 रुपए में था, 5,000 रुपए का SIP किया तो 500 यूनिट मिला। लेकिन जैसे ही NAV का रेट गिरा होगा, 9 रुपया 44 पैसा हुआ, तो 529 यूनिट मिला। ज्यादा यूनिट मिला तो आप खुश होंगे ना। तो इसी तरह से आप चेक करते रहेंगे कि कब कब मार्केट गिरा, तो पिछले महीना जो यूनिट मिला था, अगले महीना जब मार्केट गिरा उससे ज्यादा आपको यूनिट मिला। तो वेल्थ क्रिएशन में आपको ये देखेंगे कि जब जब गिरा है मार्केट, तब तक आपको वेल्थ क्रिएशन में, पोर्टफोलियो में वेल्थ बनाने में सहायक हुआ होगा, क्योंकि ज्यादा यूनिट उस समय मिला। अब यहाँ पे जो शेयर मार्केट में डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, आपको तो वो मार्केट ऊपर नीचे देखते रहना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना है। पर म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है। आपने सेट कर दिया लंबे समय का गोल, फाइनेंशियल गोल सेट कर दिया, बच्चों को पढ़ाई, बच्चों की शादी, अपना रिटायरमेंट प्लानिंग या घर के लिए आपको वेल्थ क्रिएट करना है। 5,000, 10,000, 12,000 का SIP सेट कर दिया इक्विटी डाइवर्सिफाइड में, तो म्यूचुअल फंड में आप जो भी करना है ना, वो फंड मैनेजर करेंगे। इसके बदले में फंड मैनेजर आपसे कोई चार्ज फी करते हैं, जो स्कीम के अंदर से है, आपको अलग से कुछ देना नहीं है, वो फी चार्ज कर रहे हैं। पर शेयर मार्केट में जो है, उनके लिए तो सुबह 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे से बवंडर करना है। हमने तो कोई बवंडर किया नहीं। उदाहरण के तौर पे जो मैंने स्कीम में पैसा लगाया निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में, 3,000 का SIP चला 2010 से लेके अभी 2025 तक, 15 साल में 873 जमा किया। और क्या कैसे बना 42 लाख, मुझे नहीं पता है। कौन सा स्टॉक बेचा, कौन खरीदा, कब मार्केट डाउन हुआ, कब अप हुआ, हमारा चलता रहा। हाँ, बीच बीच में मार्केट डाउन हुआ तो थोड़ा थोड़ा टॉपअप कर दिया, 25,000 एक्स्ट्रा था डाल दिया, 50,000 एक्स्ट्रा था डाल दिया। जाहिर सा बात है, 15 साल में 3,000 पर मंथ की दर से इतना तो जमा होगा नहीं। तो बीच बीच में जब मार्केट डाउन हुआ तो थोड़ा थोड़ा टॉपअप किया, उसके वजह से थोड़ा सा और वेल्थ बना। 42 लाख आज दिख रहा है, 19% का रिटर्न दिख रहा है। अगर ये डाउन होके आधा हो जाए, 42 की जगह 21 हो जाए, तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं कि मेरा SIP चल रहा था 15 साल से चला, 19% का रिटर्न अभी दिख रहा है, तो एवरेज कितना रिटर्न होगा अगर 21 लाख हो जाए? कमेंट्स में आप कमेंट्स कीजिएगा। अब कुछ यहाँ पे कमेंट्स का बात करते हैं। इसके पहले जो न्यू इन्वेस्टर अभी आए होंगे, न्यू व्यूअर्स होंगे, आपको फंड सेलेक्ट करना है, SIP शुरू करना है। सब कह रहे हैं कि मार्केट गिरा हुआ है, अभी इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है, करना चाहिए। तो फंड सिलेक्शन में 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला, इक्विटी डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, मतलब फंड मैनेजर कहीं भी पैसा लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप देखेंगे स्मॉल कैप एक ऐसा कैटेगरी है कि 5800 कंपनी में कहीं भी लगा सकते हैं। ऊपर का लार्ज कैप मिड कैप छोड़ करके कहीं भी लगा सकते हैं। थोड़ा बहुत लार्ज मिड कैप में भी लगाते हैं, स्मॉल कैप ऐसा नहीं कि सिर्फ 100% स्मॉल कैप में, 2, 4, 5% कहीं भी लगा सकते हैं फंड मैनेजर। तो स्मॉल कैप एक ऐसा कैटेगरी है कि आप इक्विटी डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। दूसरा, AUM 5,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। अगर AUM ज्यादा है तो क्या मतलब है? पुराना फंड है, फंड मैनेजर जो है एक्सपीरियंस वाले होंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इंडेक्स फंड आप क्यों बोलते हैं? जब AUM ज्यादा वाला रिकमेंड करते हैं तो इंडेक्स में तो AUM कम है। यहाँ पे फंड मैनेजर तो होता ही नहीं है ना इंडेक्स में। ये एक्टिव फंड के लिए बोल रहा हूँ। जो आप एक्टिव फंड चुन रहे हैं, तो 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ से ऊपर अगर AUM है तो फंड मैनेजर ज्यादा अच्छा होगा। पर यहाँ पे जो ये कैटेगरी अगर चुन रहे हैं, स्मॉल कैप माइक्रो कैप चुन रहे हैं, तो वो इन्वेस्टर होना चाहिए जो रिस्क लेने का क्षमता ज्यादा है, एज जिसका कम है, प्लस टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है। ये नहीं कि 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 15 साल से ऊपर का टाइम है तो ये वाला फंड लेना है। रिस्क लेने का क्षमता हो तो ये फंड लेना है। वेल्थ क्रिएशन जो है प्रायोरिटी पे है तो ये फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये दोनों रिस्क लेने की क्षमता भी नहीं है, टाइम भी ज्यादा नहीं है, तो लार्ज कैप बैलेंस फंड में जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं जो बोला वीडियो देख के करना शुरू कर दिया। अब कमेंट्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर मैं रेलवे में हूँ, नौकरी करता हूँ, 4,000 पर मंथ का SIP है, 50,000 लमसम किया है, अब इसके लिए क्या क्या करें? जब आपने इन्वेस्ट कर दिया, जो भी AMC में किया, मान लो 2 AMC में इन्वेस्ट किया, तो AMC का आपको स्टेटमेंट आता है। वो स्टेटमेंट प्रिंट आउट निकालिए, मोबाइल में, ईमेल में तो है ही, पर प्रिंट आउट निकालना है और BBG को जाके सपोर्ट कर देना है कि आपके लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर क्या 15 साल के लिए फ्लेक्सी कैप फंड लेना चाहिए या स्मॉल कैप? अगर आप रिस्क लेने का क्षमता है, एज कम है, पैसा का भरमार है, तो रिस्क ले सकते हैं तो स्मॉल कैप।
नहीं इतना ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता हूँ, तो फ्लेक्सी कैप आप देखिए, इसको कंपेयर कीजिए StarSIP.in में जाके कि एवरेज रिटर्न 15 साल में क्या मिला है। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, और भी कैटेगरी को चेक कर सकते हैं। स्मॉल कैप में पिछले 15 साल में SIP चलता रहा 55,000 का, तो 17.98% का रिटर्न जनरेट करके दिया है एवरेज। अगर फ्लेक्सी कैप का बात करें, SIP चलता रहा पिछले 15 साल से 2010 से लेके 2015 तक एवरेज 14.47 का। तो आप खुद एनालाइज कीजिए, AUM जिसमें ज्यादा हो उसको सेलेक्ट करके अपने गोल की तरफ बढ़ते रहिए। वैसे खूब अच्छा डाइवर्सिफाइड करना है तो स्मॉल कैप 3 ले लिया, 2 फ्लेक्सी कैप ले लिया, इस तरह से करके आप समय धीरे धीरे बीतता जाएगा। 2, 3, 4 साल में आपको पता हो जाएगा कि किस पोर्टफोलियो में ज्यादा पैसा आगे कंटिन्यू करना चाहिए। राजू भाई आस्था वाले 1 लाख रुपए लेके F&O का क्लास के लिए बोल रहे हैं और फिर लाखों रुपया कमा सकते हैं हर महीने। भाई दूर रहना है, जो अपना पैसा 1 लाख रुपया है वो भी चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस प्रोफेशन में आप हैं आप वो काम करते रहिए। जो भी पैसा जिंदगी में थोड़ा बहुत बचता है, मैं बोलता हूँ ज्यादातर बैंक वाला स्मॉल कैप में लगा दीजिए। म्यूचुअल फंड जो बैंक चला रहे हैं, SBI, HDFC, ICICI बैंक वाला है ना, बड़ा ब्रांच है, ब्रांच में जाइए, स्मॉल कैप में SIP शुरू कर दीजिए। रिस्क लेने का क्षमता है, लंबे समय के लिए है, थोड़ा थोड़ा पैसा करके इन्वेस्ट कीजिए। मार्केट गिरेगा तो थोड़ा गिरेगा, लेकिन कंटिन्यू करना है, और गिरे थोड़ा सा और टॉप अप कर दीजिए। इसी तरह से बढ़ते रहिए, ये सबके चक्कर में आपको नहीं फंसना है। सर एक पोर्टफोलियो में कितने फंड रखने चाहिए? मैं 7-8 फंड रखा हूं उदाहरण के तौर पे। आप देखिए अलग अलग आदमी अलग अलग हिसाब से बताएगा। मैं अपने लिए एक्सिस ELSS इसको हटा दूंगा, क्योंकि अब टैक्स वाले में रखने का कोई मतलब नहीं है, सब एक जैसा हो गया है न्यू रिजिम के हिसाब से। एक्सिस स्मॉल कैप 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तो 100 रुपया है। 8 फंड मेरे पास है, स्मॉल कैप सारा है, एक HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी है। आप अध्ययन कर लीजिए, आप अपना रिस्क देख लीजिए, कितने समय तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है 6, 7, 8 फंड हो, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग गोल के हिसाब से अलग अलग फंड कर लीजिए, एक गोल के लिए एक फंड। ऐसा नहीं कि सारा पैसा एक ही फंड में लगा दिए, डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। सर मेरे पास 3 लाख रुपए है, जो मुझे 2029 में 4 साल के बाद जरूरत होगा, तो किस फंड में लगाऊं? देखिए आपको जरूरत तो 3-4 साल बाद 5 साल के अंदर है, तो इस पैसे को आप डेट फंड में रख के, जो इससे बढ़ता हुआ पैसा है, मतलब 3 लाख का आधा 1,500 हुआ। आधा मतलब जब मैं बोलता हूं तो पूरा इसका आधा तो 1.5 लाख हुआ भाई, ऐसे नहीं। 6% के रेट से मंथली अगर देखेंगे तो 1,500 रुपए पर मंथ SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखा, और वहां से SBI स्मॉल कैप या SBI 250 इंडेक्स फंड में थोड़ा थोड़ा उसका जो बढ़ता हुआ रिटर्न है जाने दिया। जब जरूरत पड़े तो आपका 3 लाख सुरक्षित है, और ये पैसा जो रिटर्न वाला है 1,500 रुपया करके 3 साल, 4 साल, 5 साल जितना दिन में रहा वो SIP चलता गया। वो बढ़ता हुआ पैसा अगर है तो उसको आप यूज कर लीजिए, नहीं तो वो 1,500 वाला चलने दीजिए, और 3 लाख रुपया जब जरूरत पड़े उसको यूज कर लीजिए। इस तरह से करके आप कम समय है तो ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। बाकी खोपड़ी लगाइए, ब्लूटूथ ऑन कीजिए, कुछ और पढ़िए, कुछ और समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए। हमारे कहने पे, हमारे बताने पे एकदम आंख बंद करके नहीं चलना है। जस्ट आपको एक किक दे रहा हूँ कि आप थोड़ा सा पढ़िए, अध्ययन कीजिए, उसके बाद अध्ययन करके इन्वेस्ट कीजिए। सर एक मिड कैप लेना हो तो दोनों में से कौन सा बेहतर होगा? निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी। मैंने तो ये वाला सिलेक्ट किया था, सबसे पुराना वाला, लेकिन अभी जिसमें AUM सबसे ज्यादा है, अगर ये स्थिति मैं आपके जगह होता तो मैं AUM देखता, AUM किसमें ज्यादा है, जिसमें ज्यादा है उसको आप शुरू कर लीजिए। राजू भाई वीडियो देखकर 2.5 साल पहले 5,000 का SIP चालू किया था, अब 25,000 किया। ऐसे ही होता है, जिसका खोपड़ी मैथमेटिक्स वाला है ना, लॉजिक समझ में आ गया ना, आपको पता चल जाएगा यार कुछ पैसा वहां भी जा रहा है, कुछ पैसा चिट फंड में जा रहा है, कुछ बेटा इधर जा रहा है, कुछ पोस्ट ऑफिस में, कुछ बैंक में। अरे सब तो वही मार्केट में लगाना है, तो क्यों नहीं सारा का सारा लगा दूं? तो खोपड़ी वाला आदमी आज न कल आ ही जाएंगे। तो 5,000 का आपको डर मिट गया होगा, 10-15 वीडियो देखे होंगे, कैलकुलेशन खोपड़ी मैथमेटिक्स लगाए होंगे, तो पता चला होगा कि 25 का झोंक देता हूँ, 2 करोड़ का टारगेट बना लेता हूँ। तो इस तरह से करके अब गिरावट में कोई डर नहीं लगता है। डरना मना ही है, गिरता है ही नहीं, गिराया जाता है हमेशा। जब ये चालबाजी समझ जाएंगे, अच्छा बेटा गिरा रहे हो, चलो गिरा, इतना गिरा, और गिराओगे, चलो और खरीदूंगा, और गिराना है थोड़ा सा और खरीदूंगा। जब यही पता चल जाए कि कोई उल्का पिंड ऊपर से नहीं आ रहा है, कोई फोड़ेगा हथियार लगा के उल्का पिंड, कोई 9/11 हुआ नहीं, किया गया, कोई बिलियन एलियन आ नहीं रहा है, हथियार बना करके तैयारी चल रहा है,
कोई क्लाइमेट वाला जो ऐसा होगा नहीं, प्राकृतिक किया जाएगा। जब ये चालबाजी पहले से पता चल जाएगा तो गिराओ ना बेटा, हम भी खरीदेंगे। 50,000 रुपये है मेरे पास, वाइफ से भी 25-30 हजार रुपये मांग करके झोंक देंगे उस समय गिरावट में। ऐसे करना, हमने ऐसे किया पिछले 14-15 साल। जब गिरा सब कुछ खरीदना बंद, झोंकता चला गया। आज पोर्टफोलियो ऐसा है कि कुछ भी खरीदे तो फर्क नहीं पता चलता है। तो आपको 14-15 साल भगवान राम जी वाला वनवास में पैसा झोंकते जाना है, झोंकते जाना है, कष्ट करते जाना है। पहला टारगेट बना लीजिए 50 लाख या 1 करोड़ का। जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं खरीदूंगा सुख सुविधा का चीज। ये अगला पेज समझाने के लिए कहते हैं इतना करोड़ का कर्ज है, सबसे अमीर आदमी, इसके पास कर्ज है। अच्छा, ये जो सबसे अमीर आदमी है सबसे बड़ा कर्जे में भी है। इस पेज को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 500-1000 साल पहले। राजा 1 है, राजा 2 है। ये अपना सिक्का चला रहे हैं अपने टापू पे, ये अपना सिक्का चला रहे हैं अपने टापू पे। कोई किसान, कोई कुम्हार, कोई कपड़ा बनाने वाला बनिया, कुछ भी, जो भी जितना का माल बनाया उतना पर्ची दे दिया साइन करके कागज पे। ये अपना चमड़ा का सिक्का चला रहा है। 1000 करोड़ का किसान ने अन्न उगाया, 1000 करोड़ का पर्ची। कोई खदान से मजदूर लोहा निकाल रहे हैं, 100 करोड़ का लोहा निकाल दिया, 100 करोड़ का पर्ची दे दिया। अपना चला रहे, अपना चला रहे। एक बार ये राजा इस पे चढ़ाई करके इसको हरा देता है। अब हरा दिया तो किसका सिक्का चलेगा? मैं R2 का चलेगा, ये तो जीत लिया। तब यहाँ के बंदे को पैसा चाहिए तो इससे कर्ज लेना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा। कर्ज लिया, क्यों लिया कर्ज? क्योंकि भाई गुलाम है इसके अंदर। अब ये बंदा किसी से कर्ज लिया, किससे लिया? भारत से नहीं लिया, किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से लिया। यहाँ पे बैठा हुआ है 7 समंदर पार, ये मोगेम्बो वहां बैठा हुआ है, उससे कर्जा ले रहा है। तो क्या ये उसके अंदर गुलाम है? खुद भारत देश 300 लाख करोड़ कर्जा लिया, किससे? उससे। तो क्या हमारा स्थिति राजा 1 जैसा है और ये R2 हमको कोई कर्जा दे रहा है? कर्जा मतलब उसके अंदर, समझ रहे हैं ना? ज्यादा नहीं बोलूंगा, आगे बढ़ते हैं। इन्वर्टेड कॉमा बंद करते हैं। समझना है, एनालाइज करना है, दूसरों से चर्चा करना है। कर्जा कर्जा क्या है, ये कर्जा कर्जा क्या है, ठीक है? डिजिटल गोल्ड लेने से क्या नुकसान है? अच्छा, ये बड़ा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसको ऐसे समझिए, आप ना आम खरीदने जाते हैं सब्जी दुकान में और आम आपको पर्ची दे देता है, 1 किलो आम अदा करने का वचन देता हूँ, पर्ची लेकर आ जाते हैं। फिर दूसरा आदमी गया, 5 किलो आम अदा करने का वचन देता हूँ, 500 रुपये दिया। कोई 10 किलो आम लेने के लिए गया, 1000 रुपया दिया, 10 किलो आम अदा करने का वचन देता हूँ। लेकिन उसके पास आम हो ही नहीं, खाली पर्ची दे रहे। अच्छा, जब पर्ची लौटाओगे तो पैसे दे देंगे, जब पर्ची लौटाओगे तो पैसे दे देंगे, आम है ही नहीं। तो इसको समझना है उस क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन आपको अपने